हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। बात कर रहे हैं दोस्तों एएसआरबी एओ एंड एफएओ दोनों ही के लिए। दोस्तों हम यहाँ पर टॉप 500 क्वेश्चन की और यहाँ पर बात करते हैं इन टॉप 500 क्वेश्चंस में। दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी तरह को यहाँ पर मैंने इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा का उपयोग करते हैं। लवण का उपयोग करते हैं, शर्करा का, सोडा एस का या फिर हल्दी का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। अर्थात अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, हल्दी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। लिटमस का घोल जो होता है, लिटमस का घोल पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की पहचान करता है। जो लिटमस का घोल होता है वो क्या करता है दोस्तों, अम्लीय एवं क्षारीय के क्या करता है दोस्तों, पहचान करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे तो उसके जगह पर हम हल्दी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अम्लों में नीले लिटमस का जो रंग होता है, जो अम्ल होते हैं, तो यहाँ पर अम्लों में नीले लिटमस का रंग लाल से होता है। नीला लिटमस कैसे हो जाता है दोस्तों, लाल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और क्षार में क्या होता है, यहाँ पर क्षार में लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम देखिए अम्ल है या फिर क्षार है, यानी कि एसिड है या फिर बेस है, इसके लिए हम लिटमस पत्र का यूज करते हैं। और लिटमस के जगह पर दोस्तों हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए आप सभी को लेकर चलते पेड बैचेज की जानकारी दे दूं। 9838845742 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। 9838845742 आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। 100 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर पास होने की फुल गारंटी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीयर 1 टीयर 2 का मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इच्छुक हो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, समय बहुत कम है दोस्तों, समय बहुत कम है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, कुछ भी समय नहीं है। हाल ही में चेन्नई के डीएमके नेता डैश की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो चेन्नई के किस नेता का यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एमके स्टालिन या फिर एम करुणानिधि। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर आता है यहाँ पर एम करुणानिधि। क्या होता है डियर, एम करुणानिधि इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेन्नई, यहाँ डीएमके के नेता, जी हाँ दोस्तों, यह एक किस पार्टी के नेता थे, डीएमके के नेता थे। और उसके साथ साथ आपको बता दें डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ठीक है ना। और यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यहाँ पर बात करेंगे 1969 से, कब से दोस्तों, 1969 से अपनी मृत्यु 7 अगस्त 2018 तक एम करुणानिधि क्या रहे, यहाँ डीएमके के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का डैश मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना, यानी कि जो आरबीआई है मौद्रिक नीति का मतलब क्या बनाए रखती है, विनिमय दर, विकास या संपत्ति या मूल्य स्थिरता। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है दोस्तों डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, मूल्य स्थिरता बनाए रखती है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है यह क्या करती है दोस्तों, मूल्य स्थिरता को बनाए रखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि मौद्रिक नीति का प्रमुख एम क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मौद्रिक नीति का जो प्रमुख एम है मूल्य स्थिरता बनाए रखना, स्थिर निवेश संवर्धन है, माल की पूर्ति, मतलब माल की पूर्ति कैसे हो रही है उसका प्रतिबंध कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर जारी रखना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऋण का सामान जो होता है, यानी कि जो ऋण का सामान देना होता है, कहाँ देना है, कैसे देना है, तो यही सब मौद्रिक नीति के तहत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, पूंजीवाद के सिद्धांत को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, मितव्ययिता के सिद्धांत को बनाए रखना, संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है, दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर बी फॉर ब्राजील इज राइट आंसर, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, जी हाँ दोस्तों, बात करेगा धर्म स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद बताइए
तो आर्टिकल होता है 25 से लेकर 28 तक, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो एम होता है वो होता है धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, ठीक है ना। और पूछ लिया कि धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है ना, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, वो सबसे पहले कहाँ उल्लेख किया गया। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के, जी हाँ साथियों, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, कब? 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग से साइड से मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। आप सभी लोग लास्ट में बताइएगा कि सर हमारी इतने क्वेश्चन इसमें से सही हो तो काफी बेहतर रहेगा। आ जाते हैं प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश डैश की विफलता के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आता है प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन, और तो इसके राइट आंसर की तरफ यदि हम बात करेंगे तो राइट आंसर आप सभी को आता है ए। क्या हो जाता है दोस्तों? ए, डीएनए के कॉपी होने के कारण, ठीक है ना। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी होने की विफलता के कारण होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे होंगे, मतलब दिमाग में जरूर आ रहा होगा सर डीएनए का कॉपी मतलब क्या। तो समझ लीजिए डीएनए की कॉपी जो होती है दोस्तों, यह एक जैविक प्रक्रिया है जहां दो समान प्रतिकृतियां डीएनए को एक मूल डीएनए से दोस्तों उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में घोषित यहाँ पर हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया देना बैंक। जी हाँ साथियों, यहाँ पर विजया जो देना बैंक है ना, और उसके साथ साथ हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजय देना बैंक और कौन कौन से दोस्तों शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शामिल समझ लीजिए, यहाँ पर 3-4 बैंकों को यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर बैंकों में विलय कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, जी हाँ साथियों, जो विजया बैंक था, कौन सा? विजया बैंक, और उसके साथ साथ देना बैंक, डी फॉर देना, इन दोनों का जो विलय हो गया वो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी कि V + D = B याद कर लीजिए, ठीक है ना। विजया बैंक प्लस देना बैंक बराबर बड़ौदा बैंक। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अब उसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। अभी इसका राइट आंसर ये बड़ौदा बैंक ने पूरा समझिए। तो हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है ना, और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को भारतीय स्टेट बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में तथा सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय किया गया। अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में तथा सिंडिकेट बैंक को किस में विलय किया? केनरा बैंक में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए यदि किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट होता है तो आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। तो आईसीसी विश्व कप 2019 तक यहाँ पर जो कोच थे दोस्तों उस समय वो थे रवि शास्त्री। कौन थे दोस्तों? रवि शास्त्री उस समय के कोच थे। आगे आ जाते हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कश्मीर में हुआ, दिल्ली में हुआ, केरल में हुआ या फिर पंजाब में हुआ? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों पंजाब में अमृतसर के बाग में हुआ। कहाँ पर? पंजाब में अमृतसर के बाग में हुआ। कौन सा कांड? जालियांवाला बाग कांड, पंजाब के अमृतसर में। पूछ लिया कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। उस सभा स्थल पर, ठीक जी, उस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर एक थे जिनका नाम था ओ डायर, जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से नियति भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इसलिए कौन सा कांड हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया डैश डैश के रूप में भी इंडिया को क्या बोला जाता है?
दक्षिण एशिया, ये संविधान के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया के रूप में आर्यावर्त, भारत या फिर हिंदुस्तान। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों इंडिया, यानी कि भारत के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इंडिया को यहाँ पर अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, ठीक है ना, अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया भारत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा? जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग। तो दोस्तों यह तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यातायात का सबसे जो यहाँ पर सस्ता साधन है वो होता है दोस्तों जल मार्ग। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना, कई टन माल एक साथ लेकर आते हैं, इसलिए जल मार्ग राइट आंसर। अगला, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट ग्रहण करते हैं? 4%, 2%, 3% या फिर 1%। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाता है, और यहाँ पर डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, 1% ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। कितना? 1%। आगे आ जाते हैं, 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अका पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों ये 2017 का करंट का था, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड लिया गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में से लिया गया ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके, ठीक है ना। इसलिए चलिए इसको करना, इसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी के सामने आ जाता है दोस्तों, मवांग देई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जिसका थोड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है ना। ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजया बैंक, देना बैंक और कौन सा बैंक शामिल है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ मैसूर शामिल है। इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? कांटे का, स्प्रे का, गंध का या फिर रोए का? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आता है डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। निर्जन जो वन प्रांत में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग दोस्तों? रोए का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि यह अधिकतर पाया कहाँ जाता है? तो दोस्तों यह अधिकतर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था, अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो दोस्तों फैथम, पेस या लिक या फिर बीघा, ठीक है ना। तो दोस्तों बीघा को, किसको? बीघा को, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। यह आमतौर भारत के उत्तरी हिस्सों, बांग्लादेश और नेपाल में दोस्तों यह क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी, अरिजीत सिंह या फिर कुमार सानू? तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कुमार सानू, नाम तो सुना होगा, कुमार सानू बहुत ही फेमस सिंगर है। तो आप लोग कमेंट करिए कुमार सानू को कोई बेहतरीन सा सॉन्ग, मतलब मत कमेंट करिएगा, मजाक किया हूँ। तो लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को यहाँ पर कुमार सानू के नाम से जाना जाता था, जाना जाता मतलब। और इन्होंने अपने गाने की शुरुआत 1989 से की, ठीक है ना। और 2009 में, कब दोस्तों? 2009 में इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने माइंड में लेकर चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे जाते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश डैश से कर सकते हैं। इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी में जल धाराओं, या फिर एक शहर में बस यात्रा, या सड़क पर चल रहे लोगों। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की जो तुलना है ना, हम कर सकते हैं यहाँ पर नदी में जल धाराओं से। किससे दोस्तों? नदी में जल धाराओं से। आगे आते हैं, अब यहाँ पर हाल ही में एक पुस्तक आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके मुख्य किरदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, द एक्सीडेंटल जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, इसके मुख्य किरदार है मनमोहन सिंह, ठीक है ना। कौन डियर? यहाँ पर मनमोहन सिंह, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अभी के लिए फिलहाल को इसी पर रोकते हैं। ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ASRB का कोर्स अभी रन में है दोस्तों, प्राइस मात्र 147 है।
9838845742 पर जाकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट एंड निवेदन हाथ जोड़कर कि आप लोग सही उत्तर जरूर बताइएगा। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, बस आप सभी का सपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।